सामना कर रहे हैं क्योंकि इजरायली फौज ने ईरानी हामी हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ हवाई और जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जिन्होंने एक साल से भी ज्यादा वक्त से नॉर्थ इजराइल में रॉकेट के हमले किए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने यूनिफिल ठिकानों के करीब से ऑपरेशन चलाया और पीस कीपर्स को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने इन इल्जामात से इनकार किया है। यूएन ने हाल के दिनों में इजराइल पर अपने दस्तों को परेशान करने और धमकाने का इल्जाम लगाया है और इतवार को दावा किया कि इजराइल के टैंक यूनिफिल बेस के गेट से घुस आए थे। नेतन्याहू ने यूनिफिल को हुए नुकसान के लिए माफी मांगी और कहा कि पीस कीपर्स के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि वो वापस चले जाएं। लेकिन इंटरनेशनल मिशन को मुमकिना नुकसान में इजराइल की मजम्मत पूरी दुनिया में हुई है, यहां तक कि उसके साथियों ने भी इस हमले की मजम्मत की है। पिछले हफ्ते यूरोपीय यूनियन के चोटी इजलास में इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूनिफिल के साथ काम करने वाले इतालवी फौजियों के ठिकानों पर इजराइल की गोलीबारी हुई। इटली के 10,000 फौजियों वाले यूनिफिल दस्ते में 1,000 से ज्यादा फौजी हैं। उनकी सरकार ने कहा है कि मेलोनी ने इतवार को नेतन्याहू से फोन पर बात करके इन हमलों की मजम्मत की है। रोम में यूनिफिल के लिए बोलने वाली वह अकेली नहीं थी। पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में कहा कि यूएन पीस कीपर्स का एहतराम किया जाना चाहिए। इजरायली फौज हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। इजरायली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने उन गांवों का दौरा किया जिनके बारे में फौज ने कहा था कि उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को वापस नहीं आने दिया जाएगा। इजरायली फौज ने एक वीडियो जारी करते हुए एक पकड़े गए हिजबुल्लाह लड़ाके को दिखाया जो एक सुरंग में छिपा हुआ था। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले के बाद साउथ लेबनान के शहर नब्तिये में तबाही का मंजर था। लेबनान सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन की वजह से 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। सरकार का कहना है कि एक साल से ज्यादा वक्त तक चली जंग में 2,100 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस बीच नॉर्थ इजराइल के हाइफा में भी लेबनान ने हमले किए। यूएन ने लेबनान में अपने पीस कीपिंग बेस पर इजराइल हमले की मजम्मत की है। यूएन के ताज़ा इल्जाम के मुताबिक इतवार की सुबह 2 इजरायली मर्कवा टैंक बेस के जबरन मेन गेट में घुस आए थे और वहां पर उन्होंने हमला किया। इस बीच इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को यूएन से लेबनान में जंगी इलाकों से यूनिफिल मिशन के अपने पीस कीपर्स को वापस बुलाने की अपील की है। यूएन पीस कीपर्स मिशन पर नए दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इजरायली फौज ने ईरान हामी हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ हवाई और जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जिन्होंने एक साल से भी ज्यादा वक्त से नॉर्थ इजराइल में रॉकेट दागे थे। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने यूनिफिल ठिकानों के करीब से ऑपरेशन चलाया और पीस कीपर्स को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने इन इल्जामात से इनकार किया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कैप्टन आशा शिंदे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत इस्तकबाल है आशा जी, आपका सलाम टीवी में। आप अब किस तरह से देख रही हैं इन मौजूदा हालातों को, क्योंकि इजराइल के जो हमले हैं लगातार जारी हैं और अब पीस कीपर्स पर भी ये हमले किए हैं, उनके कैंप पर भी ये हमले किए गए हैं। क्या समझा जाए आने वाले दिनों में किस ओर ये जंग रुख लेगी? कि अगर लड़ाई का मजहब समझने की कोशिश करें हम, तो उसका कोई मजहब नहीं होता है। लड़ाई का अंत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी ये पीस कीपिंग मिशन के ऊपर नए दबाव का सामना ऑलरेडी करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इजरायली फौज ने भी ईरान के जो हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ काफी हवाइयों और जमीनी ऑपरेशंस को तेज कर दिया है और जिन्होंने एक साल से भी ज्यादा नॉर्थ इजराइल के रॉकेट हमले के लिए किया गया था बेसिकली। सो अगर हम इन सब चीजों को अपने उसमें रखते हैं, जहन में रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका आई थिंक मंजर कुछ क्लियर नजर नहीं आता है।
ये इतने जल्दी अंत के मुकाम पर नहीं जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और आपस में बैठ करके ही डिस्कशन करना चाहिए, जिससे सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, और इंटरनेशनल मिशन के मुताबिक नुकसान इजराइल के काफी हो चुका है, इजराइल का नुकसान अभी तक। इसीलिए ये जरूरी है कि अब इस लड़ाई को रोका जाए। ठीक है जी, तो अब इजराइल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग भी मरे हैं, उनकी जानें गई हैं। गाजा की अगर हम बात करें, लेबनान में जो हमले हुए हैं उसमें भी उस तरफ भी लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है यहाँ। और जैसे कि आप कह रही है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकलना चाहिए, इतने वक्त से हम देख रहे हैं कि बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। होंगे मैं आपके पास डॉक्टर ब्रह्मदीप पहलून जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपको क्या लगता है अब इजराइल की तरफ से जो हमले लेबनान पर किए जा रहे हैं, पीस कीपर पर भी ये हमले किए गए, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जाने जी, देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं या जो इस दुनिया में जो देश रहते हैं, खासकर जो अपनी संप्रभुता का पालन करते हैं, उन देशों के का दायित्व होता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करें, खासकर उन शांति मिशनों की सुरक्षा करें, उनका सम्मान करें जो दूसरे देशों में रहकर वहां पर शांति स्थापित करने की कोशिशें करते हैं। दरअसल दक्षिण लेबनान में 10,000 सैनिक रहते हैं, जिसमें भारत के भी कुछ सैनिक हैं। ये जो सैनिक है ये दूसरे देशों के हैं और वो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। अब अपनी जिस भी देश में गृह युद्ध होते हैं या जो संघर्ष चलते हैं, वहां पर अपनी समस्याएं होती है। हो सकता है कि इजराइल सही कह रहा हो कि हिजबुल्लाह जो है वो उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल उन देशों में जो तैनात शांति सैनिक है उनको निशाना बना दे, क्योंकि यह इजराइल यह नहीं कहना चाहिए इजराइल को कि वो जो शांति सैनिक है वो भारत के जो उस इजराइल के मित्र देशों के सैनिक भी हो सकते हैं, जैसे भारत के सैनिक है या अन्य देशों के सैनिक है। तो इजराइल जिस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, जिस आक्रामकता से पेश आ रहा है, और वह अपने दुश्मनों से या अपने प्रतिद्वंदियों से तो आक्रामकता से पेश आ ही रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि वो शांति सैनिकों के खिलाफ भी आक्रामकता का प्रदर्शन करे, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो फिर पूरी दुनिया इजराइल के विरोध में खड़ी हो जाएगी और फिर अमेरिका भी इसका बचाव नहीं कर सकता। तो इजराइल इस समूचे मसले में इजराइल को बेहद संतुलित नीति का पालन करना चाहिए, हिजबुल्लाह को निशाना बनाना चाहिए। हिजबुल्लाह से अपना युद्ध चल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शांति सैनिकों को निशाना बनाए या सामान्य नागरिकों को निशाना बनाए। लेकिन जैसा देखने में आ रहा है, चाहे गजा हो चाहे लेबनान हो, अपनी आत्मसुरक्षा के नाम पर इजराइल जो है वो ऐसे लोगों को भी निशाना बना रहा है जिनकी युद्ध या संघर्ष में कोई भागीदारी है ही नहीं। और यदि इसे रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ नाकाम होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन इसका नतीजा ये जरूर हो सकता है कि इजराइल के विरोध में बहुत सारे देश खड़े हो सकते हैं। और जैसा हमने देखा भी, इटली ने विरोध जताया है, तो आने वाले समय में इजराइल का विरोध वैश्विक स्तर पर बढ़ सकता है। जाएगा जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों को भी अहम कदम इसमें उठाना चाहिए। आशा जी, आपको क्या लगता है कि दूसरे मुल्कों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना अहम रहेगा इस मसले का कोई भी हल निकालने में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बातें बहुत होती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस मसले में। एक्चुअली यूएन कीपिंग फोर्स अगर यहाँ तक पहुंच चुकी है और इजराइल उनके अगेंस्ट भी जा रहा है, इसका तो यही एक समझ आ सकती है हमें कि अभी इस वक्त वो टॉकिंग टर्म्स के लिए रेडी नहीं है। जो बैटल जोन के अंदर जो अभी भी उनकी लड़ने की क्षमता है वो उसी को कायम रखे हुए हैं, और वो अगर पीस कीपिंग फोर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और उनसे भी वार्तालाप नहीं करना चाहते और वो उनको भी डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका मतलब वो अभी तक कहीं ना कहीं डिस्कशन मोड में नहीं आए हैं। सो इसके लिए शायद हमें थोड़ी देर और रुक के इंतजार करना पड़ेगा कि किसी तरह से इजराइल को डिस्कशंस के लिए कन्विंस किया जाए, जो बहुत जरूरी है और अहम है। नहीं तो इसका आई थिंक जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही नेगेटिव भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इसका रिजल्ट नेगेटिव ही जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इजराइल पीछे नहीं हटेगा तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी किसी तरह की कोई यहाँ पर नरमी नहीं बरतेगी जाहिर तौर पर, जब लगातार वहां पर अटैक किए जाएंगे लेबनान पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, अब ऐसे में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कितना हो सकता है इस चीज को लेकर, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी जल्द होने हैं, इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, क्या लगता है?
देखिए नायरा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। दरअसल यह जो युद्ध है, यह बद से बदतरीन स्तर पर जाने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका ने अभी हाल ही में कुछ ऐसी कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से व्यापार करती है, इसमें भारत की कंपनी भी शामिल है। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो है। अमेरिकी चुनाव में चूंकि वहां पर जो यहूदी व्यापारी है या जो ईसाई व्यापारी जो इजराइल से जुड़े हैं, वो उन सरकारों का समर्थन करते करते आ रहे हैं जो इजराइल का समर्थन करती है। और दूसरी बात यह भी कि ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय राजनीति में कि जो इजराइल के दुश्मन है वही अमेरिका के दुश्मन है, या जो अमेरिका के दुश्मन है वो इजराइल के दुश्मन है। लेकिन इन सबके बीच इस बात को नहीं भूला जा सकता कि अमेरिका जो है वो दुनिया में एक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। आप अमेरिका को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ सकते, और ऐसा देखने में भी आया। कमला हैरिस जैसे जो लोग चुनाव में आ रहे हैं, या वहां पर मुस्लिम समुदाय की तादाद भी बहुत आयत में है। तो जो अमेरिकन चुनाव है उसमें सरकारों पर, चाहे वो जो राजनीतिक पार्टियां, जो चाहे वो ट्रंप हो या चाहे कमला हैरिस हो, इन लोगों पर दबाव तो है कि वे संतुलित होकर इजराइल को देखें। और यह इसलिए भी ज्यादा जरूरी है संतुलन, क्योंकि यह न केवल अमेरिकन चुनाव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दुनिया को भी युद्ध की कगार पर धकेल सकता है। खासकर ईरान का जो मसला है, वह देखने वाली बात है कि ईरान को अमेरिका कैसे हैंडल कर सकता है। क्योंकि ईरान ने जिस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर हाल ही में पुतिन से मुलाकात की और पुतिन ने जो संदेश दिए हैं, तो इजराइल आमादा है ईरान को जवाब देने के लिए। या इजराइल किस प्रकार से ईरान को जवाब देगा, क्या वो परमाणु स्तर तक पहुंच सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए अब किस तरीके से जवाब दिया जाता है ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने फिलहाल ये इस बात से इनकार कर दिया है कि जब तक इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा तो उसकी तरफ से भी कोई हमला अभी वहां पर नहीं किया जाएगा। आशा जी, अब ये जो हमले हैं इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में जो शांति है वो कैसे कायम होगी, ये सवाल बार बार उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और इजराइल पीछे हटने को यहाँ पर तैयार नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बार बार टू स्टेट थ्योरी का भी जिक्र होता है, क्या यही एक रह गया है एक नतीजा बस इसका, अगर टू स्टेट थ्योरी लागू की जाए तो? नो, सो एक्चुअली लॉजिक ये होना चाहिए कि यूएन मिशन ने इस जो मुहिम उठाई है कि वहां पे सपोर्ट सिस्टम भेजा जाए, उसको और स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करना चाहिए। और फोर्सेस का जो वो है मूवमेंट है उस तरफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का, वो उनको डिस्कशंस के लिए बुलाना चाहिए और उनको इस मुद्दे पर अग्री करने के लिए तैयार करना चाहिए दोनों देशों को। इजराइल को तो कन्विंस करना ही चाहिए, बल्कि ऑपोजिट पार्टी को भी कन्विंस करना चाहिए कि बस बहुत हो गया है, नहीं तो इसका अंत थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है। यूएन कीपिंग फोर्स ही आई थिंक फोर्सफुली अगर एंटर करे और बड़े तादाद में करे और इंटरनेशनल आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए उनके ऊपर कि इसके बाद बाकी का सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा, ये जितने जल्दी होगा उसका उतना ही फायदा हमें नजर आएगा। केवल यूएन, अमेरिका तो है ही, लेकिन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस प्लस उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर वो एक साथ लगाए जाएं कि अब इससे आगे और लड़ाई नहीं होगी, उन्हें अग्री करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, आई थिंक तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। जी जी बिल्कुल। पीस कीपिंग फोर्सेस को जिस तरह से इजराइल अब वापस भेजना चाहता है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है ब्रह्मदीप जी? आपको क्या लगता है कि फिलहाल इजराइल शांति के मूड में नहीं है, वो बातचीत से हल नहीं निकालना चाह रहा है? देखिए, यदि शांति सैनिकों को दक्षिण लेबनान से वापस लौटना पड़े, इसका मतलब है कि यह युद्ध जो है यह व्यापक बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, और इससे जो है वो तनाव भी बहुत ज्यादा भड़क सकता है। खासकर शांति सैनिकों के रहने से कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की जो उम्मीदें हैं वो रहती है, और वह ध्वस्त होती है तो इजराइल को वैश्विक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अभी तक इजराइल जो है वो बेपरवाह होकर अपने दुश्मनों को जवाब देता है। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि आम जो जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इजराइल का विरोध यूरोप से यूरोपियन राष्ट्र करने लगे, और इजराइल के समर्थन में जो थोड़ा बहुत भी समर्थन है भारत जैसे जो देश करते हैं, यदि भारत जैसे देशों ने भी हाथ खींच लिए तो इजराइल के रास्ते बड़े मुश्किल हो सकते हैं। क्योंकि इजराइल यह नहीं भूल सकता कि अभी ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब हो, कतर हो, बहुत सारे जो देश है उन्होंने अपना एयर स्पेस देने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो अंततः इस दुनिया में जीने के लिए इजराइल को अपनी सुरक्षा करने के लिए विश्व के साथ चलना पड़ेगा।
क्योंकि यहूदी सिर्फ इजराइल में नहीं बसे, यहूदी रूस में भी बसे, यहूदी यूक्रेन में बसे, यहूदी भारत में भी बसे, ऐसे बहुत सारे देश है। तो इजराइल को अब अपनी कूटनीति को बेहतर तरीके से संचालन करना पड़ेगा और इजराइल यह नहीं भूल सकता कि महज युद्ध और संघर्ष और गोला बारूद के बूते वो अपने देश की सुरक्षा कर लेगा। यदि यह समझता है इजराइल तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिकन जो है उस पर दबाव डालेंगे कि वह वैश्विक स्तर पर इतना विरोध का खतरा मोल नहीं ले कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र के साथ खड़ा होने में संकोच करने लग जाए। जय जी। जी बिल्कुल। आशा जी, देखिए इजराइल में जो वहां के लोग हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं इजराइल सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। तो लोगों का भी सपोर्ट नहीं हासिल है यहाँ पर इजराइल। तो यहाँ पे अगर इजराइल देखा जाए एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर नागरिक एक सैनिक है पहले अपने देश की सेवा के लिए। सो उनकी सबकी कहीं ना कहीं थिंकिंग इस बात को प्रूव करती है कि उनको काफी कुछ नुकसान हो चुका है। सो उनकी जो इच्छाएं थी अपने देश को एक अलग मुकाम पे ले जाने की, वो कहीं उनको मरती भी नजर आ रही है। इसीलिए वो किसी भी सपोर्ट को, यूएन कीपिंग फोर्स को या पीसफुल सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका देश ऑलरेडी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जब भी उन्होंने मदद मांगी किसी से, आधे से ज्यादा लोगों ने उनको पीछे से बैक प्रॉक्सी मदद की है, फ्रंट मदद बहुत कम लोगों ने की है। सो हो सकता है कि इस कारण की वजह से इजरायली फीलिंग्स जो है वो अभी काफी डिस्टर्ब हो चुकी है और उनको लग रहा है कि यहाँ से कोई वापस आने का रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। सो उनकी फीलिंग को समझने की भी जरूरत है यहाँ पे। वो ये नहीं चाहते कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स पीस का मार्ग ना दिखाए, वो जरूर चाहते हैं कि पीस का मार्ग दिखाए, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को वहां पे उनके देश के अंदर वापस ना घुसने दिया जाए। जो उनकी ऑपोजिट पार्टी है जिससे वो लड़ाई कर रहे हैं, वो उनका समर्थन कोई और देश ना करे, वो इसके अगेंस्ट जरूर खड़े हैं। सो जहां तक मुझे लगता है कि पीस कीपिंग फोर्स को अभी वो टाल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो उनके लिए एक वेलकमिंग ट्रीट होगी और वो पीस कीपिंग फोर्स को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि इजराइल एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ देश है। जहां तक उनका नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई का मार्ग जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि इसका समझौता हो और कहीं ना कहीं पीस आए। इजराइल एक अलग देश है, सो हमको इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि वो लड़ाई के मार्ग पे निकला हुआ है। वो भी चाहता है कि किसी हद तक लड़ाई बंद। लेकिन देखिए लगातार अटैक तो इजराइल की तरफ से भी जारी हैं, तो हम किस तरीके से सोचें कि इजराइल भी शांति चाहता है? ब्रह्मदीप जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं जा रहे जी, सॉरी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इजराइल से, खासकर वो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भंग करता है। आप देखिए दुनिया भर में संघर्ष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आप आक्रामकता से ही उसके संघर्ष के समाधान ढूंढे। खासकर आप मध्य पूर्व को लेकर तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात यह भी कि 1967 का युद्ध हो या बाद के युद्ध जो हो, इजराइल ने बहुत सारे देशों की जमीन पर कब्जा करके रखा है। तो अब जो लेबनान जैसे जो देश है, या आप सीरिया को ले लें या आप गोलान की पहाड़ियों को ले लें, तो वहां के जो लोग हैं वो आशंकित होते हैं कि इजराइल का यदि आपने सामना नहीं किया या इजराइल को आपने जमने दिया तो उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा और किसी भी देश को अपनी संप्रभुता से लड़ने का यह हक है। यही कारण है कि आप देखिए भारत आज तक हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन क्यों घोषित नहीं किया है? क्यों? क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश में चुनाव लड़ते हैं और भारत लोकतांत्रिक देशों को पसंद करता है। तो इजराइल, बेशक मैडम की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि इजराइल जो है वो आशंका से घिरा रहता है। बेशक इजराइल किसी की मदद लेना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप आक्रामकता का उपयोग करके किसी हद तक चले जाएं। आप कितने भी स्थिति हो, लेकिन आपको राजनयिक स्तर पर कोशिश बंद नहीं करना चाहिए, आपको बातचीत के स्तर पर चाहिए, आपको शांति की कोशिशों को दरकिनार नहीं करना चाहिए, लेकिन इजराइल आक्रामकता जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से पीस कीपर्स पर ये हमले हुए हैं, वो भी इस तरफ इशारा ही कर रहे हैं कि आखिर इजराइल के दिल में क्या है, यहाँ पर क्या मंशा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लेबनान ने इजराइल पर जबरदस्त जवाबी हमला किया है। इजराइल की फौज ने तस्दीक की है कि हैफा के नजदीक एक आर्मी बेस पर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए ड्रोन हमले में 4 फौजी मारे गए। आईडीएफ ने बताया कि हमले में 7 दीगर फौज शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसके बारे में हिजबुल्लाह का दावा है कि ये लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमले का जवाब है। इजरायली फोर्स ने बताया कि हमले में 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिन्हें मदद मुहैया करवाई जा रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर लेबनान में हमले जारी रहे तो हमले
किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमला इस बात का इशारा है कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो क्या हो सकता है। इस बीच इतवार को आईडीएफ ने दावा किया कि उसने साउथ लेबनान में अपने ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई जमीनी ढांचे को तबाह कर दिया। इसने यह भी दावा किया कि इन ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल्लाह के सैकड़ों मेंबर मारे गए। लेबनान के वजारत सेहत ने कहा कि शनिचर को लेबनान में इजरायली हमलों में 51 लोग मारे गए। लेबनान का दावा है कि 23 सितंबर से लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले में कत्ल किए गए लीडर हसन नसरल्लाह की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग नष्ट की है। नसरल्लाह का कत्ल 27 सितंबर को साउथ बैरूत में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गाजा में इंसानी बहरान काफी ज्यादा बढ़ गया है। अस्पतालों के हालात काफी खस्ता हैं और मेडिकल सामानों की भी कमी हो गई है। गाजा में इजराइल के ताजा हवाई हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें एक स्कूल में पनाह लेने वाले परिवार भी शामिल हैं। इस बीच ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियन ने गाजा और लेबनान में तशद्दुद को खत्म करने की अपील की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक फोन कॉल में पेजेश्कियन ने लेबनान में जंगबंदी को यकीनी बनाने की तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने मैक्रोन से लेबनान और गाजा के खिलाफ इजराइल के हमलों को रोकने के लिए दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर काम करने की अपील की। लेबनान और इजराइल के बीच जारी जंग का सबसे ज्यादा असर खवातीन पर पड़ रहा है, खासतौर पर वो खवातीन जिनके आने वाले कुछ महीनों में डिलीवरी होने वाली है। लेबनान में बच्चे की पैदाइश और उसके बाद खवातीन की तीमारदारी में काफी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इजरायली हमले की वजह से मुल्क की मेडिकल सहूलियत पहले से ही बर्बाद है और साथ ही जो अस्पताल हैं वो खुद इमदाद पर डिपेंड हैं। नर्सिंग होम में काम करने वाले मुलाजिमीन बताते हैं कि शहर में गिरते बमों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की हलाकतों की शरह में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया है कि एक बम में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि खवातीन को वक्त से पहले ही डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है। माहिरीन बताते हैं कि बमों की आवाज की वजह से अबॉर्शन का खतरा भी बढ़ रहा है। लेबनान में तकरीबन 11,600 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, जिनमें से लगभग 4,000 से के अगले 3 महीनों में डिलीवरी होने की उम्मीद है। ये आंकड़े यूएन दफ्तर की तरफ से जारी किए गए। युद्ध की वजह से अब कई लोग रिहाइश, खाना और सफाई की कमी से जूझ रहे हैं और बेघर हो गए हैं। अस्पतालों में जो खवातीन डिलीवरी के लिए आती हैं उनके पास वापस लौटने के लिए कोई घर नहीं होता। सेफ डिलीवरी, खवातीन का इलाज और उनकी देखभाल लगातार मुश्किल में होती जा रही है। लेबनानी हुकूमत का कहना है कि सितंबर में तशद्दुद और शदीद होने के बाद से इजरायली ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 12 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। एक तरफ इजराइल लगातार ईरान की धमकियों के बाद अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा हमदर्द अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए तैनात हो गया है। ईरान ने इजराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि वो जंग के हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस धमकी के बाद अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए ऊंची जगहों पर इलाकों पर डिफेंस तकनीक थाड को तैनात करने का फैसला किया। अमेरिका के पास वेस्ट एशिया और यूरोप में अलग अलग मिसाइलें डिफेंस तकनीक हैं, जिनमें पैट्रियट सिस्टम भी शामिल है। अगर अमेरिका ने इजराइल को थाड भेजा, इसकी बैटरी का इस्तेमाल ईरानी और मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी फौजियों की तैनाती की जरूरत होगी। इसके अलावा ये पहली बार होगा जब अमेरिका इजराइल में चल रहे बहरान से निपटने के लिए अपने फौजियों को भेजेगा। अमेरिकी फौज मौजूदा वक्त में 7 थाड बैटरियां चला रही है, जिनमें से हर एक में आमतौर पर 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार डिवाइस होते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हर बैटरी के लिए 95 फौजियों की जरूरत होती है, लेकिन थाड एक महदूद इलाके की ही हिफाजत कर सकता है। ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट्स पर हमला करता है। इसे छोटी, मीडियम और मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी।